एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12th इकोनॉमिक्स, टू बी प्रिसाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे होंगे। एंड इसका जो आपका तीसरा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उसके लेक्चर को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, शायद 2-3 दिन पहले। आप लेक्चर देख सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, या हमने जो ड्राइव की लिंक बनाई है जिसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इको के भी हमने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। So here we have the first MCQ session on this chapter money and banking. Again यहाँ पे 3 लेवल्स होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें कि आपका लेवल 1 जो है उसमें 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि वन लाइन एंड स्टैंड अलोन होंगे। लेवल 2 में आपके पास कुछ स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। लेवल 3 आपका न्यूमेरिकल्स एंड कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। सो स्टार्टिंग विद द लेवल 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंड बहुत सारे बच्चों को चूँकि दिक्कत होती थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स वगैरह डाउनलोड करने में, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने तैयार किया है। वी हैव मेड अ सेपरेट गूगल ड्राइव लिंक जहाँ पे सारी सब्जेक्ट्स, सारी क्लासेस के फोल्डर्स, उनके अंदर सब फोल्डर्स, फिर उनके अंदर सब फोल्डर्स हमने बहुत प्रॉपर एंड अरेंज्ड मैनर में तैयार किए हैं। होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पे जो भी प्रिंट मैसेजेस होंगे आप वहाँ पे उस गूगल ड्राइव के लिंक को पाएंगे। तो गो टू द लिंक एंड गेट वॉट एवर materials you need. Level 1 का पहला क्वेश्चन, the first question of level 1. Which of the following is not one of the limitation of barter system? कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं में से एक नहीं? सीमाओं मतलब लिमिटेशन, कि भाई ये चीज़ नहीं कर सकती बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली ये चीज़ नहीं कर सकती। सो पहला लैक ऑफ स्टोर्ड वैल्यू, मूल्य के भंडार का अभाव, कि हम स्टोरेज मतलब वैल्यू जो वेल्थ है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि हम वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वी कैन नॉट ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। द लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, फर्स्ट लेट मी चेंज द इंक टू येलो। लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू मतलब हमारे पास कोई कॉमन मीजर नहीं है जिससे हम हर एक ऑब्जेक्ट के एक्सचेंज रेशियो को नाप सके। एक्सचेंज रेशियो मतलब अगर हम पेन और कॉपी का एग्जांपल है तो एक पेन 5 रुपये का है और एक कॉपी अगर 20 रुपीज़ की है, तो वी कैन मेजर द एक्सचेंज रेशियो कि 4 कॉपीज़ के बदले, 4 पेन के बदले हमें एक कॉपी मिलती है। तो एक कॉपी की जो वैल्यू है वो 20 रुपये तो है ही है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ कॉपी, इन द टर्म्स ऑफ पेन, वो 4 पेन का पड़ता है। 4 पेन इक्वल्स टू 1 कॉपी। सो दिस इज क्या ये एक लिमिटेशन में से नहीं है? या अगर ये तीनों ही लिमिटेशन है तो आपको फिर डी नन ऑफ द एबव अपना आंसर चुनना है। कि यहाँ पे ऊपर में जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों ही बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस में से एक है, बार्टर सिस्टम के सीमाओं में से एक है, उनकी खामियों में से एक है। तो आई वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जो भी पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, पहली बार हमारी किसी भी वीडियो को देख रहा, लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमने इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के ऊपर MCQ सीरीज कंडक्ट करवाई हुई है। हमने हिस्ट्री के ऊपर सारी की सारी MCQ सीरीज, L1 शॉर्ट लेक्चर, जो भी चीज़ें हो सकती थी सारी चीज़ें करवा दी है। नोट्स वगैरह जितने भी PDFs MCQ के चैप्टर के नोट्स हैं, सारी चीज़ें अपलोडेड हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी। टेलीग्राम ग्रुप को आपको इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पे मटेरियल्स तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यू कैन आस्क अस एनी क्वेरी एट एनी टाइम। हम लोग बहुत इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं एंड अब तो आपके पीयर्स भी वहाँ पे हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं अच्छी खासी। तो इट इज़ बेटर, आप एग्जामिनेशन के समय में बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को, तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। नाउ हियर अगर आप लोग देखें तो ये तीनों ही बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस में से आते हैं। पहली चीज़ कि बार्टर सिस्टम में चूंकि कोई पैसा तो होता नहीं है, कोई एक कम्युनिटी तो होती नहीं जिसको सब पैसे के तौर पर ट्रीट करे। हमने आपको कहा ना कि मेरे लिए अभी के टाइम मनी मतलब क्या, विच इज़ एक्सेप्टेबल बाई ऑल फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो अगर हमने कह दिया कि समोसे को कल से मनी हमने घोषित कर, दैट मीन्स कि एनी पेमेंट विल बी नाउ एक्सेप्टेड और मेड इन समोसा। समोसा भी मनी हो सकता है, बट बार्टर सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं। अगर मुझे अभी चावल की ज़रूरत है, मेरे पास जूते चाहिए, तो मैं किसी ऐसे आदमी को खोजूंगा जिसे जूते की ज़रूरत है, जिसके पास चावल हो ऑफर करने के लिए। तो वहाँ पे कोई कॉमन मीडियम एक्सचेंज तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई कम्युनिटी ज़्यादा भी है, लेट सपोज मेरे पास ज़्यादा अनार हो गया, पोमीग्रेनेट मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं उससे वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? अभी आपके पास ऐसे पैसा है तो आप पैसे से बैंक में जमा करते हो, या पैसे से स्टॉक्स खरीदते हो, गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, आप FDs करवाते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, IPOs में लगाते हो, या आप तो और भी बहुत सारे मीडियम्स आ चुके हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो व्हाइल इट इज़ बीइंग बिल्ट, आप क्रिप्टोज में लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ तो भी पैसे हैं, इसीलिए बिकॉज ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द पेमेंट इन द मनी।
INR में या डॉलर में, ठीक है। अगर डॉलर में लेते हैं तो INR से डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें कम्युनिटी स्टोर करनी हो, पोमीग्रेनेट हमने स्टोर कर दिया, एक तो बहुत जगह चाहिए, ऊपर से 6-8 महीने बाद सारे खराब हो जाएंगे, तो वी कैन नॉट स्टोर द वैल्यू इन कम्युनिटी। उसके बाद ट्रांसफर वैल्यू हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेट सपोज हमारा लोनावला में एक बहुत बड़ा सा विला है एंड वी वांट टू शिफ्ट टू दुबई। अब हम लोग सारी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं एंड मे बी आवर प्लान इज नॉट टू कम बैक इंडिया एवर। हम लोग वापस इंडिया कभी नहीं आना चाहते। लेट सपोज हम चाहते हैं कि दुबई में ही रहे। तो लोनावला में अगर मुझे प्रॉपर्टी बेच के लोनावला की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को ट्रांसफर करना, मतलब उसकी वैल्यू से मतलब उसको बेच के पैसा एक्सट्रैक्ट करके हमने कहीं और पे घर ले लिया, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी बार्टर सिस्टम में। हमें किसी ऐसे आदमी को खोजना पड़ता जिसके पास दुबई में घर है एंड जो लोनावला में घर चाहता है, ठीक है। तो ये तो बहुत 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 एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। देन द लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू, कोई एक कॉमन मीजर नहीं जिसमें हम हर एक वस्तुओं का एक्सचेंज रेशियो पता कर सके, ताकि ये हमें पता चल पाए कि कितना इस कम्युनिटी को पाने के लिए हमें कितने इस कम्युनिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये तो कोई तय था नहीं। सो ये तीनों हमारी लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा भी और भी लिमिटेशंस थी, लाइक इट कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अगर हम कम्युनिटी में ट्रेड करते एक्सचेंज करते हैं तो हम लोग जो फ्यूचर के पेमेंट्स हैं उनमें कम्युनिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज हमने कहा कि फ्यूचर में हम तुम्हें 50 किलो अनार दे देंगे, अभी तुम हमें 2 घोड़े दे दो। अब जिस अनार पे बात हुई थी उस क्वालिटी का अनार हम लोग इस बार प्रोड्यूस नहीं कर पाए, या अगर उस क्वालिटी के प्रोड्यूस भी हुए तो बहुत सारे सड़ गए हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, अब उसमें पेमेंट तो नहीं हो पाएगी ना। सो दैट इज द सिनेरियो। सो यहाँ पे तीनों ही लिमिटेशंस हैं, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन ही। सो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड एंजॉय दिस बटरफ्लाई। ये जो बटरफ्लाई बीच में स्लाइड के ट्रांजिशन के वक्त चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कि इनमें से कौन एक आर्थिक लेन देन नहीं है। गौर करिएगा, आर्थिक लेन देन। फिशरमैन सेलिंग फिश इन द मार्केट, अ नोबल मैन सर्विंग स्ट्रेंजर विद वाटर विदाउट एनी कॉस्ट, अ बैंकर जो बैंक में कार्यरत है, एक रईस बिना किसी कीमत के पानी से अजनबी की सेवा करता, मतलब पानी पिला रहा उसको, या इनमें से कोई नहीं। अगर तीनों ही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है देन आपको नन ऑफ द अबव को अपना आंसर चुनना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब दो, आप लोग चैट बॉक्स में भी जवाब दो। कमेंट बॉक्स में इसलिए ताकि ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक रहेंगी, तो वेन एवर आई वॉन्ट कि मैं चेक करूँ आपके परफॉर्मेंस को, तो आई कैन चेक इट। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो फिशरमैन सेलिंग फिश इन द मार्केट, तो ऑब्वियसली मार्केट में बेच रहा है तो पैसा तो लेंगे ही। सो दिस इज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। देन अ बैंकर वर्किंग इन अ बैंक, एक बैंकर जो बैंक में काम कर रहा, तो वो ऑब्वियसली अपनी सर्विस की, अच्छा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए 2 चीज़ें कंपलसरी है। एक तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस हो, एक तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस हो, प्रोडक्ट और सर्विस, एंड ऊपर से वो मॉनेटरी एक्सचेंज हो, ठीक है। ऊपर से वो मॉनेटरी एक्सचेंज हो, सर्विस किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की। तो यहाँ पे जैसे बैंकर की बात करें तो वो सर्विस दे रहा है। अगर वो कैशियर की पोस्ट पे काम करता है तो वो लोगों की हेल्प कर रहा है विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स में, तो वो ऑब्वियसली अपनी सर्विस के लिए अपने बैंक से पैसा तो लेंगे ही लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे एक भले आदमी है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो जितने भी राह चलते हैं अजनबी जाते हैं उनको मुफ्त में पानी पिला देते हैं, तो पानी पिला के वो सर्विस तो कर रहा है, एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, बट सेकंड कंडीशन इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। ये चीज़ नहीं हो रही है, मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है, वो फ्री में पिलाते, पैसा नहीं लेते। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर कि ये जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज डैश इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, की डैश जो है धन का मतलब मनी का एक प्राथमिक कार्य है। पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, की अस्थगित भुगतान का मानक, मतलब जो फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है उसके लिए हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन स्टोर ऑफ वैल्यू, देन द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, के मूल्यों का हम लोग स्थानांतरण कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि हमारे पास लोनावला में घर है, हम उसे बेच के दुबई में ख़रीदना चाहते हैं तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मनी। हमने लोनावला में पैसे में बेचा, लेट सपोज हमने 5 करोड़ में बेचा एंड उन्हीं 5 करोड़ का हमने दुबई में फ्लैट खरीद लिया। एंड द लास्ट वन इज मेजर ऑफ वैल्यू, की मूल्य का माप। हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट के मूल्य को माप सकते हैं कि भाई इसको 5 रुपये में ख़रीदना, इसको 50 रुपये में, इसको 1000 रुपये में ख़रीदना। सो इन चारों में से कौन एक प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शन है मनी का। प्राइमरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। प्राइमरी फंक्शन 2 ही होते हैं, एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हर एक वस्तु के विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए हम लोग मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, की मनी में हम दुनिया भर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके वैल्यू को माप सकते हैं। लाइक दिस मैप इज ऑफ 2000 रुपीज़, ये 2000 रुपये का है। एंड द पेन आई एम यूजिंग, और जो टैबलेट है वो इकट्ठा आया 6000 का। तो इससे आप दोनों का मूल्य भी पता लगा सकते हैं। यू कैन ईजिली मेजर द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कमोडिटी, ठीक है। अगर डॉलर की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 90
$3 के करीब का होगा। तो किसी भी करेंसी में हम लोग इसका मूल्य पता लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग एक्सचेंज रेशियो भी पता लगा सकते हैं, मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में उनका रिलेटिव प्राइस क्या है। लेट सपोज ये जो माइक है दिस इज ऑफ 2000 रुपीज़ एंड द पेन टैब लेट मी शो यू द पेन टैब। ये हमारा टैब है जिस पे मैं लिखता हूँ, तो आपके सामने स्क्रीन में चीज़ें दिखती है आपको। तो ये जो पेन टैब है दैट इज ऑफ 6000 रुपीज़। तो ये जो माइक है 2000 का है, ये पेन टैब हमारा 6000 का है। दैट मीन्स कि ये जो माइक है अगर हमने ऐसे 3 माइक खरीदे तो एक पेन टैब आएगा, ठीक है। यानी कि एक पेन टैब इज इक्वल टू 1 पेन टैब इज इक्वल टू 3 माइक, ठीक है। ये 2000 ये 6000। तो इस हिसाब से आप एक्सचेंज रेशियो भी पता कर सकते हैं। So the correct answer will be option D. Now the next question is कि डैश will be the unit of account in USA कि संयुक्त राज्य अमेरिका में खाते की इकाई क्या होगी? पाउंड, डॉलर, दिरहम, INR। आपको ये भी बताना है कि दिरहम कहाँ की करेंसी है। दिरहम कहाँ की करेंसी है, बहुत सारा रेमिटेंस आता है उस कंट्री से हमारे यहाँ, तो आपको बताना है कि दिरहम कहाँ की करेंसी है। तो यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब क्या, जिसका जैसे सामान हमारे पास है। यूनिट ऑफ अकाउंट की प्रॉब्लम हमने बताई थी मेजर वैल्यू जब डिस्कस किया था। 2 एग्जांपल दिया था कि एक हमारे पास शर्मा जी की दुकान, एक है हमारे पास शर्मा जी की दुकान, एक है हमारे पास वर्मा जी की दुकान, ठीक है। तो वर्मा जी क्या करते हैं, वर्मा जी बहुत पुराने ख्यालात के, उन्होंने कहा कि हम ना अकाउंटिंग वगैरह करेंगे ज़रूर बट मनी में नहीं लिखेंगे चीज़ों को, एंड हम लोग बार्टर सिस्टम में ही डील करेंगे। तो उन्होंने उनके पास परचून की दुकान है, तो बेसिकली उन्होंने 2 किलो चावल बेचा, 2 किलो चावल, लेट सपोज 2 किलो चावल। तो उन्होंने लेट सपोज 2 किलो राइस बेचा, 2 किलो चावल बेचा, और सामने वाले ना कि उनको लेट सपोज क्या दे दिया, 5 किलो मटर दे दिया, 5 kg ऑफ पीस, ठीक है। 2 किलो चावल बेचा, 5 किलो का मटर लेके। फिर उन्होंने 1 किलो तेल बेचा, ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो एक जोड़ी जूते में, तो 1 पेयर ऑफ शूज। लेट सपोज कि दिन भर में उनकी 2 ही कम्युनिटी बिकी है। वहीं पे अगर शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने भी उतनी कम्युनिटी बेची है, 2 किलो राइस, लेकिन उन्होंने 30 रुपए के हिसाब से 60 रुपए का 2 किलो बेचा है, एंड उन्होंने भी 1 किलो ऑयल बेचा है, तो 1 किलो ऑयल उनका 50 रुपए का है। तो जब वो शाम को अकाउंटिंग करने बैठेंगे तो वो यहाँ लिख सकते हैं कि उनका टोटल सेल कितना हुआ दिन का, 110 रुपया, 60 + 50। लेकिन वर्मा जी क्या लिखेंगे, उनका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, उन्होंने तो रुपये में कुछ लिखा भी नहीं है। वो अगर अकाउंटिंग करेंगे तो वो क्या लिखेंगे, उनकी दिन भर की कमाई क्या है, 5 किलो पीस, उनका दिन भर का अकाउंटिंग क्या, 5 किलो पीस प्लस 1 पेयर शूज। तो इससे वो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हैं अपने फर्म का, अगर उनके पास कोई एक यूनिट ऑफ अकाउंट ही नहीं है, वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में डील कर रहा है। तो कल को अगर तीसरा सेल वो करेंगे तो प्रोबेबली वो किसी एक लैपटॉप के लिए कर ले, प्रोबेबली अपने घर के रिचार्ज के लिए करवा ले, एक सामान बेच ले। तो इससे क्या होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट कोई नहीं होता है तो हमें दिक्कत होती है किसी भी फर्म को, किसी भी बिजनेस को चलाने में। सो यहाँ पे जिस भी देश की जो करेंसी है वो उस देश के यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करती है। लाइक INR जो है इंडियन नेशनल रुपी, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूनिट ऑफ अकाउंट कहलाएगी। दिरहम इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, तो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो वो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो आएगी। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ USA डॉलर विल बी द आंसर, सबको पता है पाउंड जो है यूनाइटेड किंगडम के कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में कहलाएगा। सो दैट इज द सिनेरियो। Now मनी सप्लाई इज डैश कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई क्या एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, प्रवाह है, क्या ये भंडार है, स्टॉक है, क्या A और B दोनों, मतलब प्रवाह भी है, फ्लो भी है और भंडार भी है, स्टॉक भी है, या इनमें से कोई नहीं कोई और ही वेरिएबल होगा। ये प्रोबेबली स्टॉक या फ्लो के अलावा भी कोई वेरिएबल हो सकता है, हमारी किताब में नहीं दिया गया हो, तो वो हो मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या चीज़ है। एक पॉइंट ऑफ टाइम लेट सपोज यू आर वाचिंग दिस वीडियो और 7 नवंबर, तो 7 नवंबर को 7:30 बजे लोगों के हाथों में कितना पैसा था, इकोनॉमी में कितना पैसा था जो लोग यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम आई एम कंसिडरिंग, एक समय पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है तो ये स्टॉक है, मतलब हमारे पास स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक मतलब हम जमा करते हैं, एक टाइम पे उसकी गणना होती है। लेट सपोज हमारा वेट है, दिस इज अ स्टॉक ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द फूड्स दैट वी हैव एब्जॉर्ब्ड। एंड जब हम वेट नापते हैं तो हमने कहा कि भाई आज से 2 महीने पहले 25 अगस्त को मेरा जो वजन था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 52 kg, ठीक है। एंड ये हमारा स्टॉक हो गया। फ्लो क्या हो गया, अगर वेट के कॉन्टेक्स्ट में कहा तो मैं कहूँगा कि आज से 2 महीने पहले मेरा 25 किलो था, 52 किलो, दैट इज माई स्टॉक। लेकिन इस 2 महीनों में मैंने गेन किया है 15 किलो, ठीक है। तो ये जो मेरे 2 महीने में वेट गेन हुए हैं दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, लगातार प्रवाहित होते गए, लगातार एब्जॉर्ब हुए, एंड देन आई बेसिकली गेन द होल अमाउंट। यानी कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम में कंसिडर किया हमने
पूरे 2 महीनों में हमने 15 किलो वजन गेन किया है, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मनी सप्लाई जो हो तो पीरियड ऑफ टाइम में नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम में कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नाउ अगर बात करें अगले छठे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारे पास डैश इज अ पार्ट ऑफ एम आई आपने पढ़ा होगा, मनी सप्लाई का पहला मीजर, बहुत बेसिक मीजर है। उसका एक पार्ट क्या है यहाँ पे, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, लोगों ने जो डिमांड डिपॉजिट के तौर पे रखा है कमर्शियल बैंक में, वाणिज्यिक बैंक की मांग जमा, देन सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, डाकघर के साथ बचत जमा, या बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये दोनों ही M1 का एक पार्ट है, M1 का एक अंश है। तो वी हैव सीन कि M1 का फॉर्मूला क्या होता है, पहला करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक एंड दूसरा प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कि लोगों ने जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट के तौर पर रखा है, जब भी वो मन चाहे तो ATM कार्ड से या चेक के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। एंड तीसरा कंपोनेंट आता अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में कमर्शियल बैंक ने नहीं, सरकार ने भी नहीं, आरबीआई में अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, या IMF हो गया, या WHO हो गया, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाहर के रिजर्व बैंकों ने जो वहाँ पे पैसा रखा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ M1। चूँकि इसका जो पार्ट है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है, इसीलिए उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बहरहाल ये जो दो हमारे पास कंपोनेंट है, ये दोनों ही M1 के पार्ट है। सो बोथ A एंड B विल बी द आंसर। सो ऑप्शन D इज द करेक्ट एंड द अप्रोप्रिएट आंसर। Now which of the following is a legal tender money in India? कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सी जो मुद्रा है वो वैध मुद्रा कही जाएगी? पहला 10 रुपये के करेंसी नोट्स, फिर 10 रुपये का गोल्ड बॉन्ड, यानी कि हमने गोल्ड खरीद लिया 10 रुपये का, सरकार गोल्ड बॉन्ड भी इशू करती है। अब आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, लेट सपोज गोल्ड एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू जब बाकी एसेट्स की वैल्यू घटती है तो गोल्ड की बढ़ती है। लेट सपोज जब ये कोरोना हुआ था, पैंडेमिक्स हुए थे, तो एक तरफे सारे स्टॉक्स की वैल्यू गिर गई थी। तो गोल्ड वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट माना जाता है इन द फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। गोल्ड को बहुत सेफेस्ट एसेट मानते हैं एंड लिक्विड भी बहुत ज़्यादा है, गोल्ड को आप आसानी से बेच के आप पैसा रेज कर सकते हैं। तो ये बहुत सेफेस्ट माना जाता है एंड थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हज़ारों 10,000 सालों से गोल्ड एक बढ़िया पोजीशन मेंटेन किए हुआ है। तो गोल्ड को लोग आज भी, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है, मारवाड़ी, बहुत सारी सिंधी फैमिली आज भी गोल्ड में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। पुराने ज़माने में तो वो गोल्ड खरीदते थे सुनारों के पास जाके, बिस्किट्स वगैरह। आज के ज़माने में सरकार ने कहा कि आपको गोल्ड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप गोल्ड खरीदोगे, उसको घर में स्टोर करके रखोगे, गोल्ड को थोड़ी ना बैंक में रख सकते हो, वहाँ पे थोड़ी ना इंटरेस्ट मिलेगा। गोल्ड तो हमने खरीद लिया तो वो हमारा जैसे जैसे वैल्यू अप्रिशिएट होगा तो वैसे ही हम जब बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो जब आप घर में रखते हो इसको तो दिक्कत होती है, आपको सेफ रखना पड़ता है, चोर डकैतों से बचाना पड़ता है। इसलिए क्या करो, आपने गोल्ड बॉन्ड ले लो। आपने 50,000 का गोल्ड खरीदा है तो आप ज्वेलर्स के पास मत जाओ, आप मेरे से गोल्ड बॉन्ड ले लो, इसकी वैल्यू तो अप्रिशिएट होएगी एंड आपको इस पे पर ईयर एनुअली इंटरेस्ट में मिलेगा। तो अब आप बस इस बॉन्ड को रखना। अब आप इस बॉन्ड को किसी को भी बेच दो, आप ज्वेलर को बेच दो तो वो फिर आपको पैसा दे देगा एंड वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे गोल्ड दे दूंगा। तो आपकी सेफ्टी का भी बंदोबस्त हो गया एंड हमने आपके गुड इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंतजाम कर दिए। सो बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड भी आजकल बिकते हैं एंड गवर्नमेंट बॉन्ड तो आप सभी को पता, चेक 10 रुपये का चेक। तो यहाँ पे लीगल टेंडर मनी वही होगा जिसमें सारे ही लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हो एंड पेमेंट देते हो एंड किसी को कोई आपत्ति ना हो। तो गोल्ड बॉन्ड में आपने आज तक किसी को कभी देखा पेमेंट करते हुए? आज तक आपने किसी को गवर्नमेंट बॉन्ड में पेमेंट करते देखा कि चलो हमें कोलगेट चाहिए तो 10 रुपये का कोलगेट है, हम तुम्हें 10 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड देते हैं, ये तुम रख लो। तो कोई दुकान वाला ऐसा नहीं मानेगा। ये 10 रुपये का चेक, आपने किसी को 10 रुपये का चेक साइन करते देखा है? चेक इज टाइप ऑफ मनी बट ये लीगल टेंडर नहीं है। कोई अगर हम चेक किसी को देते हैं तो दे कैन डिनाई कि हम चेक नहीं लेंगे आपसे, हमें कैश में पेमेंट दो। हाँ, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लिमिट लाइक फॉर द पेमेंट ऑफ आई थिंक मोर देन 20,000 चेक में ही पेमेंट किया जाता, तो तब कोई डिनाई नहीं कर सकता 20,000 से ज़्यादा के पेमेंट में। लेकिन अगर आप 5 रुपये का चेक काट के दे रहा, 2 रुपये का चेक काट के दे रहा, तो जब तक वो उस चेक को इनकैश कराने जाएंगे तो उनसे ज़्यादा का कॉस्ट हो जाएगा उनका, ऑटो का, फ्यूल का, अगर वो गाड़ी से जा रहा है तो। सो ये जो तीर है वो हमारे लीगल टेंडर मनी नहीं, लीगल टेंडर मनी आर ओनली द करेंसी नोट्स। ठीक है, 10 रुपीज़ करेंसी नोट्स विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग मीजर ऑफ मनी सप्लाई इज लीस्ट लिक्विड। सबसे कम तरल कौन जो मीजर है मनी सप्लाई का, मतलब मीजर मनी सप्लाई का कौन सा मानक, कौन सा माप सबसे कम तरल है, मतलब इसको बहुत टाइम लगेगा अगर हम इसके सारे कंपोनेंट्स को कैश में इनकैश करें तो। कैश में इनकैश मतलब कैश में कन्वर्ट करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा
लिक्विड है दैट इज M1, यहाँ पे 1 होगा। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उसमें ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स है लाइक डिमांड डिपॉजिट्स है, एनी टाइम आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंसी एंड कॉइन हेल्ड विद पब्लिक, वो तो ऑलरेडी हाथ में पैसा है। एंड उसके बाद अदर डिपॉजिट्स विद RBI, एक तो वो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, बहुत 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 इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, फिर भी उसको कभी भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो बैंक RBI से पैसा ऑन डिमांड ले सकती है वापस। तो M1 इज द लीस्ट मोस्ट लिक्विड, सबसे ज़्यादा लिक्विड है ये। एंड जो M4 होता है वो सबसे लीस्ट लिक्विड होता है, इसमें M3 के सारे कंपोनेंट हैं। एंड उसमें भी और ऐड कर दिया पोस्ट ऑफिस में जितने भी टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सक्लूडिंग द NSCs। तो जितने भी टाइप के डिपॉजिट्स, एक तो पोस्ट ऑफिस में आपकी कोई भी डिपॉजिट चेकेबल नहीं होती है, आप जाके उधर मुंह उठा के चेक काट के पैसा नहीं निकाल सकते, आपको पहले से बताना पड़ेगा तब वो पैसे देंगे आपको। तो इनमें बहुत टाइम लगेगा अगर सारे ही M4 के कंपोनेंट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हो तो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये जो है बहुत कम लिक्विड है। कम लिक्विड मतलब ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हैं इसमें जिनको हमें कैश में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेट सपोज आपके पास लिक्विड एसेट कुछ होंगे, आपके पास कुछ नॉन लिक्विड एसेट होंगे। लेट सपोज आपके पास कुछ कैश है बैंक में, वो लिक्विड एसेट, आप कोई भी पैसा निकाल सकते हैं। आपके पास कुछ डिबेंचर्स है, आपके पास कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो भी एक लिक्विड एसेट है। 2 महीने 3 महीने के अंदर आपके सारे पैसे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आपके पास एक घर है जो कि मे बी शायद बॉम्बे में है, तो आपको उस घर को बेच के कैश कन्वर्ट करने में कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप अगर आज सोचते हैं घर बेचना तो टाइम लगेगा अच्छे बायर को ढूंढने में, अच्छी डील क्रैक करने में, एंड देन इट विल टेक टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। सो ये जो आपके पास बहुत सारे लिक्विड एसेट होते हैं उनको भी आप परचेस करते हैं, बहुत सारे नॉन लिक्विड एसेट भी आप परचेस करते हैं। सो इसके ऊपर कभी एक वीडियो बनाई जाएगी, करेंट एसेट क्या होता है, नॉन करेंट एसेट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, हमें लैंड के बारे में बताओ कि लैंड कैसे क्यों अप्रिशिएट करता है हमेशा, और भी कौन कौन से ऐसे एसेट है जो हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं। तो जो भी जिस टाइप के भी आपके डाउट्स होते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जैसे पिंकी एक स्टूडेंट है, वो हमें बार बार बताती है कि सर ये चीज़ों पर वीडियो में चाहिए, तो वी ट्राई टू मेक वीडियोज़ अपॉन दैट। तो ऐसे ही आपके पास कोई भी अगर क्वेरी है तो आप बताएं कि सर हमें इस पर वीडियो चाहिए, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाओ। मुझे ही नहीं, मेरे सारे दोस्तों को भी प्रॉब्लम है, तो ये उनकी भी बहुत हद तक मदद करेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे अगेन यू कैन सी द बटरफ्लाई। डैश इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, के डैश को समाज के समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। समग्र मौद्रिक संसाधन मतलब जितने टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं एक मनी के रिसोर्स में, सारी इसमें आ गए हैं। तो वी हैव सीन कि जो M3 टाइप का कंपोनेंट है, M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, वो बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये तो ना ज़्यादा लिक्विड है ना ही आप कह लें तो ओके है, थोड़ा सा लिक्विडिटी भी ओके है, एंड ऐसे बृहत कंपोनेंट्स भी इसमें नहीं है। M1 के सारे कंपोनेंट है, एंड उसके ऊपर बस इसमें टाइम डिपॉजिट जो होता है ना कमर्शियल बैंक के साथ वो है। बाकी पोस्ट ऑफिस का कोई भी ऑप्शन ऑफ डिपॉजिट नहीं जिसको बहुत टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट होने में। तो M3 इज वाइडली कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई, एंड इसको यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। तो M3 को ही हम लोग कहते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, मतलब जितनी चीज़ें सोसाइटी में होती है मनी सप्लाई के तौर पे, मॉनेटरी रिसोर्सेज के तौर पे, वो सारी चीज़ें M3 में इंक्लूडेड है। पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिपॉजिट्स है आपको उनको कन्वर्ट करने में ही, कैश में कन्वर्ट करने में बहुत वक्त लगेगा, तो आप एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं कह सकते उनको। यू कैन नॉट यूज मेनी ऑफ दोज रिसोर्सेज विच आर बीइंग स्टोर्ड इन द पोस्ट ऑफिस। सो M3 विल बी द करेक्ट आंसर। Now the next is the last question of this level 1 is कि dash is not included in the M2, की dash M2 में शामिल नहीं है। पहला वाणिज्यिक बैंक के साथ निवल सावधि जमा मतलब जो नेट टाइम डिपॉजिट है वो, फिर डाकघर में बचत जमा M2 में क्या शामिल नहीं है कि RBI के पास अन्य जमा या इनमें से कोई नहीं। कमर्शियल बैंक में जो टाइम डिपॉजिट हम लोग रखते हैं क्या वो M2 में शामिल नहीं है। सेविंग डिपॉजिट जो हमारा पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस बैंक है, पोस्ट ऑफिस के बाद बराबर ही बैंक तो ये है नहीं, क्योंकि ये केवल डिपॉजिट लेता है, लोन्स तो लेता नहीं है। दोनों चीज़ें करनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर उसे कमर्शियल बैंक बनना है तो। देन अदर डिपॉजिट विद RBI, तो अगर ये तीनों ही M2 के कंपोनेंट है देन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अदर डिपॉजिट्स विद RBI इज द M2 का फॉर्मूला क्या होता है, M2 इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक। तो ये तो आपका M2 का पार्ट ही है, एंड M1 का पार्ट है आपका अदर डिपॉजिट्स विद RBI, तो ऑब्वियसली इम्प्लिसिटली M2 का भी पार्ट है। लेकिन टाइम डिपॉजिट के बाद ना तो M1 में करी जाती है, मतलब कमर्शियल बैंक के साथ जो हमने टाइम डिपॉजिट किया किसी खास अवधि के लिए पैसे को बांध दिया है, चाहे फिक्स डिपॉजिट के तौर पर चाहे रिकरिंग डिपॉजिट के तौर पर, तो इस चीज़ की ना तो चर्चा M1 में करी गई है ना ही M2 में करी गई है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कि ये जो नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक है ये M2 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द सिनेरियो, क्योंकि M2 इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, एंड M1 में भी ये नहीं आता, और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक इज नो वे नियर टू
डेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन ए है वो आपका सही होने वाला है। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं लेवल 2 की तरफ। सो नाउ मूविंग टू द लेवल 2, हम 11वें क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करने वाले हैं। हियर इज अ क्वेश्चन, कुछ कथन आपके सामने दिए जाएंगे एंड आपको उस कथन के अनुसार उनको पढ़ना है, देन जो ऑप्शंस में सही अल्टरनेटिव हो उसको चुनना है। पहला कि मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, कि मनी ने, मुद्रा के आने से क्या हुआ कि उधार लेने और देने के संचालन में बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई है। लोग आसानी से उधार दे सकते हैं और ले सकते हैं, इससे फ्यूचर पेमेंट्स आसानी से कर पाते हैं। तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गया। अब मान लीजिए मुझे अभी कपड़े खरीदने हैं या मुझे लेट सपोज सैम्पल बेड खरीदना, बट आई डू नॉट हैव द मनी एट द राइट टाइम, तो मैं क्या करूँगा, किसी और से उधार लेके अभी मैं सैम्पल बेड खरीद सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी ही खरीदना है एंड मैं उसे 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। सो दैट कैन बी ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो स्टेटमेंट 2, मनी इज द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, की मनी जो है वो वित्तीय संस्थाओं के निर्माण के कारण है। वित्तीय संस्थाओं में आपके बैंक्स आते हैं, आपके सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, सारे के सारे NBFCs आते हैं, जो भी पेमेंट्स बैंक है, जो भी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या इनके निर्माण के पीछे मनी ही सबसे बड़ा कारण है? अब आपको सही कथन को, सही अल्टरनेटिव को चुनना। पहला जो अल्टरनेटिव है, पहला जो ऑप्शन है, दैट इज बोथ आर ट्रू, दोनों ही कथन सही है। फिर बोथ आर फॉल्स, दोनों कथन गलत है। कथन पहला सही है एंड दूसरा गलत है, कथन दूसरा सही है एंड पहला गलत है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ें एंड देन सेलेक्ट द राइट अल्टरनेटिव, सही जो अल्टरनेटिव है, सही जो ऑप्शन है उसको आप चुनें। पहला कथन आप देखेंगे तो मनी के आने से ज़ाहिराना तौर पे जो बोरिंग्स एंड लेंडिंग ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब मनी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के तौर पे। पुराने ज़माने में जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था, मतलब इस्तेमाल में था, तब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। वी कैन नॉट यूज़ एप्पल्स और द ऑरेंजेस एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्योंकि दे आर पेरिशेबल एंड दे डिपेंड अपॉन, देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल फैक्टर्स। तो हमने अगर मान लीजिए किसी सेठ से ऐसा प्रॉमिस करवाए कि हम आपसे अभी 2000 रुपये ले रहे हैं एंड वी विल पे बैक यू इन 20 kg ऑफ एप्पल्स, तो उसी क्वालिटी के एप्पल्स हम लोग मे बी 3 साल बाद ना प्रोड्यूस कर सकें जिस क्वालिटी के एप्पल्स पे हमने डेट, मतलब जो डील है वो क्रैक की थी, डील जो है वो साइन की थी। तो मनी हैज़ डन अ लॉट इन ऑर्डर टू सिम्प्लीफाइड द बोरिंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें तो मनी इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो दैट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ बैंक, जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, कम्युनिटी एक्सचेंजेस आते हैं, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आते हैं, NBFCs आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो या तो केवल लोन देते हैं या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमारे जो भी पेमेंट्स बैंक है, सारी चीज़ें आती हैं। तो इनके पीछे मनी ही तो रीजन है ना। लेट सपोज एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड में एक प्लान होता है SIP प्लान। SIP प्लान ऐसे लोगों के लिए है जो सैलरी प्रोफेशनल है। वो कहते हैं कि सर हमारे पास एक लमसम अमाउंट तो है नहीं जो हम आपके सामने जमा कर दें, तो हमने हर एक महीने कहा कि आपको 7-7 हज़ार रुपये देंगे एंड उससे आप हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करो। एंड वो जो फंड मैनेजर होते हैं वहाँ पे म्यूचुअल फंड में, वो उस हिसाब से आपके गोल के हिसाब से आपके एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, गोल एंड द रिस्क दैट यू आर विलिंग टू टेक थ्रू। तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपका गोल क्या है, तो यू से कि मेरा जो गोल है दैट इज़ टू, मेरे को 15 साल बाद इतने पैसे चाहिए कि मेरी जो बेटी है वो बाहर एब्रॉड पढ़ सके। तो आपने अमाउंट उनको बता दिया एंड देन दे विल एलोकेट द फंड्स अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड द रिस्क एपेटाइट। ठीक है, तो ये तब हो पाया ना। एंड वो एक फंड में तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, वो आपके लिए थोड़ा सा गोल्ड भी खरीदेंगे, थोड़ा सा फलाने कंपनी के स्टॉक खरीदेंगे, चिलाने कंपनी के स्टॉक खरीदेंगे। अब अगर आपने उनको पेमेंट किया होता है कि सर मैं 7,000 रुपये नहीं, आपको 10 किलो सेब दूंगा, आप इसको ना अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो 10 किलो सेब एंड दूसरे आदमी ने 10 किलो संतरा दे दिया, तीसरे आदमी ने चावल दे दिया, पाँचवें आदमी ने गेहूँ दे दिया, छठे आदमी ने तेल दे दिया। अब ये चीज़ें वो इन्वेस्ट करना है। रिलायंस का स्टॉक 5 किलो तेल में खरीद रहा है। इमेजिन द सिचुएशन, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में अगर मनी नहीं आई होती, कोई हमारे पास कॉमन मीडियम ना होता, तो ऐसा ही होता ना। सारे लोग कहते हैं कि टाटा का स्टॉक बिक रहा 5 किलो चावल पे, ठीक है। अब टाटा के लोग चावल लेने को चावल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे पेमेंट में, तो कहाँ से चीज़ें हो पाएंगी। सो मनी हैज़ डन ए लॉट इन ऑर्डर टू क्रिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोइंग एंड लेंडिंग का ऑपरेशन को ईजी किया। अलग अलग चीज़ों, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कम्युनिटी एक्सचेंज हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो सारी चीज़ें मनी के कोड पे ही चल रही। स्पाइरल कोड इज़ द मनी। मनी मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं एज पेमेंट और एज अ डिपॉजिट। तो चाहे वो अमेरिका के केस में डॉलर हो या UK के केस में पाउंड हो, यूरोप के केस में यूरो हो, हमारे केस में नेशनल रूपी हो, INR हो। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू है। यहाँ पे दोनों ही जो कथन है वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन को देखते हैं।
सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको उनको पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट की मनी सप्लाई इंक्लूड्स सम मनी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एज रिजर्व, कि मनी सप्लाई में कमर्शियल बैंक जो अपने पास या आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर में, क्या उसे इंक्लूड किया जाता है। देन मनी सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्या ये कथन सही है गलत है, आपको उस हिसाब से जवाब देना है जैसा आपके सामने इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। देन मनी सप्लाई एक्सक्लूड सम मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, की मुद्रा आपूर्ति में मनी सप्लाई में सरकार जब अपने पास धन रखती है, सरकार जो अपने पास पैसा रखती है, उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है, दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अमॉन्ग दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला कि केवल दूसरा कथन सही है, दूसरा ऑप्शन कि दूसरा तीसरा दोनों सही है, फिर तीसरा ही सही है, या ऑल ऑफ द अबव तीनों ही ऊपर के स्टेटमेंट सही है। एक एक करके आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें, देन मेक योर आंसर, तब आप उसको सही, जो सही जवाब आपको लगे उसको चुनें। होप कि आपने तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा एंड यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स इधर, या चैट बॉक्स में आपने इसका जवाब दिया होगा। देन मनी सप्लाई इंक्लूड्स सम मनी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एज रिजर्व, कमर्शियल बैंक ने जो पैसा रिजर्व में रखा है उसे हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, वो तो पब्लिक के लिए है ही नहीं, वो तो कमर्शियल बैंक ने छुपा के रख दिया। हम मनी सप्लाई में उन्हीं पैसे को रखेंगे ना जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, चाहे तुरंत एक्सेसिबल हो या थोड़े समय बाद एक्सेसिबल हो। लाइक एक M4 मीजर है, उसमें बहुत सारे टाइम डिपॉजिट्स को भी कंसिडर करते हैं, तो वो है तो पब्लिक का ही ना, पब्लिक कभी भी उसे एक्सेस कर सकती है। अगर एफडी में से पैसा निकालने हैं तो एफडी तुड़वा ले, लेकिन कभी भी जो कमर्शियल बैंक ने रिजर्व रखा है उनको तो पब्लिक यूज नहीं कर सकती, बिकॉज पब्लिक हैज नो राइट टू इशू दैट मनी, पब्लिक हैज नो राइट टू यूटिलाइज दैट मनी। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है दैट विल बी इनकरेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में आया है, लाइक ऑप्शन डी में आया है, क्योंकि यहाँ ऑल ऑफ द अबव बताया गया, तो इसे हमें डिस्कार्ड कर देना है। देन मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट एकदम सही है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो या तो ए आंसर होगा या बी होगा, सी में सेकंड स्टेटमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसको भी डिस्कार्ड कर देना है। देन मनी सप्लाई एक्सक्लूड द मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार के द्वारा जो पैसे हेल्ड किया जाता है उनको हटाया जाता है, उनको नहीं शामिल किया जाता। एब्सोल्यूटली राइट कि सरकार के पास जो पैसा है वो अगेन मनी पब्लिक, उस पर कोई अख्तियार नहीं है उनका पब्लिक का, तो पब्लिक कैन नॉट यूटिलाइज दैट मनी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी जो हमारा सही है कि इसमें एक्सक्लूड करते सरकार के पास जो पैसा उसको, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, वो दोनों सत्य है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन के ऊपर। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली काम नहीं कर सकती। कारण में दिया गया है कि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में हमें बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं के लिए लाखों विनिमय अनुपातों की आवश्यकता होगी या होती है अगर हम बार्टर सिस्टम को कंटिन्यू करें तो। सो अब इन दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। असर्शन रीजन की टेक्निक हमने कितनी ही बार बताई है, लेकिन फिर भी आप पहले अगर इकोनॉमिक्स के सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू अप्रोच क्या होता है। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ें, असर्शन के स्टेटमेंट को भी, रीजन के स्टेटमेंट को भी। जब आपने इसको दोनों को इंडिपेंडेंटली पढ़ लिया, सेकेंड स्टेप इज टू चेक द ऑथेंटिसिटी। आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन गलत है। सत्यता की जांच करनी है कि वेदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, या इन दोनों में से कोई एक गलत है या एक सही है। क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई भी गलत हुआ तो आपका या तो सी आंसर होगा या डी आंसर होगा, ठीक है। तब आप सी, ए और बी को डिस्कार्ड करते हैं, हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट जॉब इज टू एलिमिनेट द ऑप्शंस बिकॉज दैट कैन मेक आवर टास्क मच ईजियर देन वी हैव थॉट। तो अगर दोनों सही है देन इधर ए और बी विल बी द आंसर। तो सबसे पहले सत्यता की जांच करें, अगर दोनों सही है तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई गलत है तब तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, सी या डी में से कोई। अगर दोनों सही है फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन का स्टेटमेंट असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इसके लिए आप असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट के बीच बिकॉज लगा सकते हैं, ड्यू टू लगा सकते हैं, एंड इन दोनों को लगाने के बाद भी एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो आप ऐसा चेक करें कि क्या रीजन के स्टेटमेंट पे असर्शन का स्टेटमेंट डिपेंड करता है। क्या रीजन का स्टेटमेंट नहीं आता अगर इस दुनिया में, तो असर्शन का स्टेटमेंट आता। अगर लेट सपोज कि जैसे अगर एक दो स्टेटमेंट में देता हूँ, एक स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पे डिपेंड करता है कि इंडिया सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा, असर्शन का स्टेटमेंट है। रीजन का स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स फर्स्ट 2 मैचेस बाय बिग मार्जिन। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट 2 मैचेस बिग मार्जिन से, एक 10 विकेट से, एक 8 विकेट से। एंड ये भी सही है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर डिपेंड करता है कि क्या ये सेमीफाइनल में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पे क्यों डिपेंडेंट है इंडिया अभी सेमीफाइनल में जाने के लिए, बिकॉज ओनली क्योंकि इसने अपने पहले 2 मैचेस बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं।
तो अगर ये दोनों बड़े मैचेस बड़े मार्जिन से नहीं हारते पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो प्रोबेबली उसको आज अफगानिस्तान पे डिपेंडेंट न रहना पड़ता, हमारी टीम को आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पे डिपेंडेंट न रहना पड़ता। सो दिस इज द सिनेरियो। आपको ऐसा चेक करना कि क्या रीजन का स्टेटमेंट पे एसोसिएशन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है। तो बार्टर सिस्टम कैन नॉट वर्क इन द मॉडर्न इकोनॉमीज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड इन द मॉडर्न इकोनॉमीज हमें बहुत सारे एक्सचेंज रेशियो चाहिए गुड्स के और सर्विसेज के। अगर हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना चाहते हैं तो लेट सपोज हमें ये पता करना पड़ेगा, एक ईयरफोन है 2000 रुपये का एंड एक फ़ोन है 10,000 रुपये का, तो वी कैन से कि एक फ़ोन की जो वैल्यू है दैट इज़ 5 ईयरफोन्स, ठीक है। अब हमने अगर ईयरफोन्स में एक्सचेंज करना है तो हमें हर एक कम्युनिटी की वैल्यू ईयरफोन्स में पता करनी पड़ेगी, हर एक कम्युनिटी का एक्सचेंज रेशियो कि भाई एक ईयरफोन से हम क्या क्या खरीद सकते हैं। तो लेट सपोज एक फ्रिज खरीद सकते हैं एक ईयरफोन से, मतलब सॉरी ऐसे ऐसे हमारे पास अगर 10 ईयरफोन है तो 20,000 का एक फ्रिज खरीद सकते हैं। फिर एक ईयरफोन देखिए हमें समोसा खाना है तो हम कितना समोसा खा सकते हैं, लेट सपोज समोसा 5 रुपये का है तो हम 400 समोसे एक ईयरफोन से खा सकते हैं। बट हमें अगर 2 ही खाना तो हम क्या करेंगे, ईयरफोन को काटेंगे, आधा तार काट के दे दिया समोसे वाले को। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एक तो आज की इकॉनमी में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है कि इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट मिलियंस ऑफ एक्सचेंज रेशियो, जो कि हर एक माइक्रो सेकंड में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। सो इन द मॉडर्न इकॉनमी बार्टर सिस्टम कैन नॉट वर्क ओनली बिकॉज कि अगर हम बार्टर सिस्टम में कंटिन्यू करते हैं तो हमें हर एक कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में अलग अलग कम्युनिटी का एक्सचेंज रेशियो तय करना पड़ेगा। फोन्स के रिस्पेक्ट में अलग अलग कम्युनिटी का एक्सचेंज रेशियो पता करना पड़ेगा, जूतों के रिस्पेक्ट में अलग अलग कम्युनिटीज़ का एक्सचेंज रेशियो पता करना पड़ेगा, इस माउस के रिस्पेक्ट में अलग अलग कम्युनिटीज़ के एक्सचेंज रेशियो को पता करना पड़ेगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो ताकि हमें एक गुड्स के और दूसरे गुड्स के बीच के एक्सचेंज रेशियो को ना पता करना पड़े। सो दैट इज़ वाई द मनी केम इन टू माइंड। मनी हमारे पास आता है पिक्चर में एंड वी स्टार्टेड यूजिंग मनी, चाहे डॉलर की बात करें, रुपीज़ की बात करें, दरहम की बात करें, दिनार की बात करें, येन की बात करें, युआन की बात करें। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि अगर मॉडर्न इकॉनमी में इतने ट्रांजेक्शन ना होते, अगर छोटी सी इकॉनमी होती तो हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि बार्टर सिस्टम कैन नॉट वर्क इन द मॉडर्न इकॉनमीज। अगर मॉडर्न इकॉनमीज बहुत छोटी होती, मतलब 15-20 लोग होते, ज़्यादा प्रोडक्शन हो भी नहीं रहा, अभी तो लोग भी ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो in these kind of situations barter system cannot work. Now the next question is the 14th question is यहाँ पे आपके सामने कुछ मैचेस दिए गए, आपको सही मिलान की पहचान करनी है। चेक प्लास्टिक मनी, चेक को कहीं कहीं ना CHECK भी लिखा जाएगा। सो अमेरिकन इंग्लिश में चेक को CHEQUE नहीं लिखते, CHECK लिखते हैं, तो आप ऐसा कंफ्यूज रहो, दोनों ही का मतलब चेक ही है। चेक प्लास्टिक मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ मनी की विनिमय का माध्यम, धन का कार्य मतलब मुद्रे का कार्य। M1 मोस्ट लिक्विड सबसे तरल और M3 लीस्ट लिक्विड कम से कम तरल सबसे कम तरल। तो इन चारों में से करेक्ट मैच कौन सा है, सही मिलान कौन सा, आपको ये बताना है। चेक प्लास्टिक मनी, चेक एक प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मुद्रा है। विनिमय का माध्यम एक धन का कार्य है मतलब फंक्शन ऑफ मनी है। देन M1 सबसे तरल सबसे ज़्यादा लिक्विड एंड M3 कम से कम लिक्विड सबसे कम लिक्विड सबसे कम तरल, मतलब हमें समय से बहुत टाइम लगेगा जितने भी मेजर समरी से अप्लाई को, सबसे ज़्यादा वक्त M3 को ही कैश में कन्वर्ट करने में लगेगा। तो वी हैव सीन कि चेक जो है वो प्लास्टिक मनी नहीं है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, जो कि हम कैरी करके घूमते हैं। चेक इज़ अ काइंड ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है। तो पहला जो हमारा मिलान है वो गलत है। पहले मिलान का जिक्र जिस भी ऑप्शन में उसे डिस्कार्ड कर देना, ए और बी डिस्कार्डेड। देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ अ फंक्शन ऑफ मनी, तो सेकंड जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा सही होगा। तो डी में तो है नहीं, तो डी भी डिस्कार्डेड। ऑप्शन सी इज़ अ सही आंसर। अभी हमने थर्ड और फोर्थ मिलान को देखा भी नहीं, फिर भी हम लोग सही आंसर में पहुँच गए। एंड बहरहाल अगर बात करें तो तीसरा जो मिलान है वो सही है। M1 इज़ मोस्ट लिक्विड एंड M3 इज़ लीस्ट लिक्विड तो नहीं कह सकते, बट ये बहुत कम लिक्विड है। लीस्ट लिक्विड इज M4, क्योंकि M4 में और भी ज़्यादा, M3 में भी कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि बहुत कम लिक्विड है। तो M4 इज द लीस्ट लिक्विड अमंग ऑल द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एंड M1 इज द मोस्ट लिक्विड। तो हेयर सेकंड एंड थर्ड मैच इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल 2, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड देन आपको अगेन बताना है कि कौन से स्टेटमेंट में से क्या सही है क्या गलत है। पहला कि सेविंग इन द टर्म्स ऑफ मनी आर मच सिक्योर्ड देन इन द टर्म्स ऑफ गुड्स। मनी मेक इट ईजी टू ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी की मुद्रा अचल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। लाइक मेरे पास एक घर है, लाइक मेरे पास एक ज़मीन है, दीज आर द काइंड ऑफ अचल संपत्ति, इमोवेबल प्रॉपर्टी। हम समस्तीपुर की ज़मीन को वाराणसी थोड़ी ले जा सकते हैं, या गोरखपुर की ज़मीन को देवघर थोड़ी ले जा सकते हैं, या दिल्ली की ज़मीन को नोएडा थोड़ी ले जा सकते हैं। सो दैट इज़ द सिनेरियो। तो अचल संपत्ति के ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में मनी बहुत एक अहम भूमिका निभाता है, बहुत इजी कर देता है इस प्रोसेस को। इन दोनों कथन में से अब आपको बताने कि क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, क्या पहला सही है दूसरा गलत है, क्या दूसरा सही है पहला गलत है। तो एक एक करके दोनों कथनों को पढ़े एंड देन मेक द माइंड अपॉन द आंसर्स। सेविंग इन द टर्म्स ऑफ मनी आर मच सिक्योर्ड दैन इन द टर्म्स ऑफ गुड्स।
और मनी मेक इट ईजी टू ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर बात की जाए पहले स्टेटमेंट की तो दैट इज़ करेक्ट कि सेविंग अगर हम मनी में करते हो दैट इज़ मोर सिक्योर्ड, क्योंकि अगर हमने गुड्स और कमोडिटीज़ में करा तो एक तो वो पैरिश हो जाएंगे एंड दूसरा बहुत ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, लगातार निगरानी करनी पड़ेगी और उनको स्टोरेज मतलब उनको सेफ रखने के लिए। सो मनी इज़ मोर सिक्योर। अगर हमने बैंक में रख दिया हम निश्चिंत हो गया। अब बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उस पैसे की रखवाली करें। सो मनी इज़ मोर सिक्योर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर हम इन द टर्म्स ऑफ सेविंग अगर हमें सेव करना है तो अगर हम गुड्स में सेव करते हैं तो उससे ज़्यादा सिक्योर है, उससे ज़्यादा सेफ है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि मनी से हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करना मतलब ऐसा नहीं कि हमने नोएडा की प्रॉपर्टी मुंबई भेज दी, नोएडा की प्रॉपर्टी को बेच के उस वैल्यू का कुछ हमने बॉम्बे में ले लिया, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। हमने उस ज़मीन को इन कैश करवा लिया, उस ज़मीन के वैल्यू को कैश में कन्वर्ट करवा लिया। देन वी बाउट अनदर प्रॉपर्टी इन द बॉम्बे इन द बॉम्बे इन द कोलाबा विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है एंड दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी बाय द वे कि मनी का एक फंक्शन भी ये है कि वो ट्रांसफ़र करता वैल्यू को। जो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको हम लोग आसानी से उनके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन ईजिली ट्रांसफर दैट वैल्यू। हमारी कोई ज़मीन है कश्मीर में, हमने उनको बेच दिया एंड वी बाउट अ न्यू विला इन द उड़ीसा, हमने उड़ीसा में एक नया घर ले लिया। सो ये एक एग्जाम्पल है कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने ट्रांसफ़र किया, वहाँ की प्रॉपर्टी कैसे हमारे उड़ीसा की प्रॉपर्टी को सर्व कर रही है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कि दोनों ही जो कथन है यहाँ पे वो सही है। तो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे लेवल 3 की तरफ, स्तर 3 की तरफ। होप कि आपने लेवल 2 में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। तो लेट्स मूव टू द लेवल 3। सो अब शुरुआत करते हैं लेवल 3 की। होप कि आपने लेवल 2 के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, इसलिए शुरुआत के जो सेशंस है वो डेलिबरेटली आसान रखे जा रहे हैं बिकॉज आपकी जो अटेम्प्टिंग एपेटाइट है, प्रयास करने की क्षमता वो बढ़े एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकें बिकॉज प्रयास के बिना आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सो लेवल 3 में अगर हम जाएँ तो सबसे पहले आपको टेबल 1 देखना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए, आपको उन इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करके आगे उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस सारे स्टैट को ना अपने कॉपी में लिख लो। आपके सामने अगर कोई कॉपी है तो आप इस सारे स्टैट को कॉपी में लिख लो। करेंसी विद पब्लिक 4500 करोड़, ये 4500 करोड़, लेट मी चेंज द इंक फॉर यू, 4500 करोड़। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये 23 करोड़ है, ऑल द अमाउंट्स आर इन सीआर। द नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक 1000 करोड़, नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक 1500 करोड़, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस बैंक के लिए बात बराबर ही है 200 करोड़, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस 1200 करोड़ एंड यहाँ पे अगर हमने टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस दिया दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग एनएससी ही होगा, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो। आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह लिख लो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई 23 करोड़, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक 1000 करोड़, नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक 1500 करोड़, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस 200 करोड़, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस 1200 करोड़। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिए गए उस हिसाब से आप M3 की गणना करें, कैलकुलेट करें कि व्हाट विल बी द M3। आपके सामने ऑप्शंस है 7000 करोड़, ऑल द ऑप्शंस आर इन सीआर, 6023 करोड़, या अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन क्या 7023 करोड़ या 5023 करोड़। इन चारों में से सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी चीज़ें। तो फॉर दैट वी हैव मैनेज्ड इन्फॉर्मेशन। वापस से चलते हैं इन्फॉर्मेशन टेबल को देखते हैं। M3 का फॉर्मूला क्या होता है, M3 का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको लिखना है। देन आप उस हिसाब से कार्रवाई करें। जैसे आपने अगर नेशनल इनकम पढ़ा होगा, जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कहने कि नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एपेटाइट है वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिन्होंने नेशनल इनकम चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा, उनके लिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट किए हैं। बट चूँकि आपके सिलेबस में अब नेशनल इनकम नहीं रहा है तो आपको फिर इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। टर्म 2 में है तो आपको नुकसान तो झेलना पड़ेगा। देन आपके सामने M3 का फॉर्मूला क्या होता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ND, नेट टाइम डिपॉजिट्स ND, नेट टाइम एंड डिपॉजिट। M3 का फॉर्मूला नेट टाइम डिपॉजिट्स M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, ऐसा समझो, नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। NDTL हो जाता है नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, इसलिए हम नेट टाइम डिपॉजिट को NDTL नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हमारे सामने कैसे निकाला जाए M3। तो M1 सबसे पहले तो हमें M1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। M1 निकालने के लिए M1 का क्या फॉर्मूला होता है, M1 का फॉर्मूला क्या है, M1 का फॉर्मूला करेंसी विद पब्लिक। सबसे पहले करेंसी विद पब्लिक लिखो। तो करेंसी विद पब्लिक क्या 4500 CR
4500 करोड़। देन उसके बाद हमें जोड़ना होता है इसमें जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास 1500 CR, ठीक है। उसके ऊपर अगर हमारे पास RBI में कुछ अदर डिपॉजिट्स हैं लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF के, तो उनको इंक्लूड करना है 23 CR। तो इनको हमने सम अप कर दिया तो हमारा M1 निकल गया। तो इनको सम अप करते तो कितना आता है 4500 प्लस 1500 6000 प्लस 23 6023 करोड़, ठीक है। अब इसमें अगर हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स और नेट टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट तो ऑलरेडी M1 का पार्ट है तो उसको अगर दोबारा जोड़ेंगे तो दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग। अब हमें जो भी नेट टाइम डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के साथ जो भी हमने किया है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, भले ही वो चेकेबल नहीं बट पब्लिक हैज एक्सेस टू दैट मनी, पब्लिक कभी भी उससे पैसा निकाल सकती है, उसको जोड़ना है। तो 6023 करोड़ में से हमारे पास नेट डिमांड डिपॉजिट कितना है, नेट टाइम डिपॉजिट सॉरी टाइम डिपॉजिट जोड़ना है ना, तो 1000 करोड़ है। टाइम डिपॉजिट कैन बी रिकरिंग अकाउंट, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम डिपॉजिट का पार्ट है। तो 6023 करोड़ में से हमने 1000 जोड़ दिया तो कितना हो गया 7023 करोड़, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी M3 विल बी 7023 70323, ये आपका M3 हो जाना, 7023 आपका M3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है M2 भी कैलकुलेट करना है। M2 के लिए आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 5223 6200 7223 6223। आपको एक चीज़ याद रखनी, M1 आपने जब कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, M1 जब हमने कैलकुलेट किया था तो आया था 6023 करोड़ के आसपास। 4500 आपका करेंसी विद पब्लिक है, 1500 आपका डिमांड डिपॉजिट है एंड 23 करोड़ आपका अदर डिपॉजिट विद RBI है। अब इसी में हमें बाकी चीज़ें जोड़नी है। M1 तो हमने एक बार कैलकुलेट कर ही लिया है। M1 में ही जब हम M2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं, M1 में जब हम लोग जोड़ते हैं हमारे पास पोस्ट ऑफिस बैंक में जो भी सेविंग डिपॉजिट है तो हमारा M2 निकल जाता है। तो M1 हमारा कितना है, अब M2 निकालने के लिए हमने पोस्ट ऑफिस बैंक में जो भी सेविंग डिपॉजिट्स है, सेविंग डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है। तो M1 कितना हमारा 6023, इसमें हमने जोड़ दिया सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस 200 CR 200 करोड़, तो हमारा कितना निकल गया 6223 करोड़ इज नाउ आवर M2। सो करेक्ट आंसर विल बी 6223। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं, करेक्ट आंसर विल बी 6223 ऑप्शन डी। नाउ M1 की कैलकुलेशन की बात करें तो M1 तो अभी भी हमने देखा है, M1 इज ऑप्शन बी 6023, जो हमने 4500 आपका करेंसी विद पब्लिक था 4500 करोड़ प्लस आपका 1500 करोड़ जो आपका नेट डिमांड डिपॉजिट था। नेट इसलिए लगाते क्योंकि इंटर बैंक जो डिपॉजिट है उसको हटाते हैं इसलिए नेट लगता है। नेट मतलब जो हमारा नेट है जो इतना ही है। बाकी डिमांड डिपॉजिट में जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट है वो भी इंक्लूडेड है क्योंकि वो भी तो कभी मांग सकती है हमसे डिमांड पे, ऑन डिमांड। एंड देन उसके बाद अदर डिपॉजिट विथ RBI ये भी हमारे आते हैं इसमें। तो ये हमारा 1500 4500 6000 हो गया एंड प्लस 23 हमारा 6023 करोड़ हो गया M1। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 60323 करोड़। अब जो 19वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, M4 की गणना करनी है। M4 में क्या था, आपने M3 कैलकुलेट किया था ना, उसमें हम क्या ऐड कर देते थे जितना भी हमारे पास डिपॉजिट है M3 में, जितना भी M3 में तो आपका सेविंग डिपॉजिट नहीं ऐड है पोस्ट ऑफिस बैंक का, तो डबल काउंटिंग तो होगी ही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि अगर हम पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिपॉजिट उसको ऐड करेंगे एंड पहले ही हमने सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक ऐड किया हुआ है तो M3 में तो वो पोस्ट ऑफिस वाला सीन होता ही नहीं है। तो M3 जो भी आपका आया है 7023 करोड़, उसमें आपको केवल क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है द टोटल डिपॉजिट्स इन द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSE। तो उसकी कितनी संख्या है आप एक बार उस स्टैट को देख लें। तो M3 आपका आया है 7023 करोड़, MC आपका 7023 करोड़, लेट सपोज M3 इज इक्वल टू 7023 करोड़, 6023 तो आपका वही था हमारा M1 है एंड प्लस हमने उसमें नेट डिमांड टाइम डिपॉजिट भी लगा दिया 1000 करोड़, तो ये हमारा हो गया 7023 करोड़। इसमें हमें ऐड क्या करना है, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे देखो टोटल डिपॉजिट में सेविंग डिपॉजिट ऑलरेडी एडेड है, तो अगर हमें M2 में ऐड करके M4 निकालना होता तो फिर हमें ये पोर्शन हटाना था, लेकिन M3 में थोड़ी ना एडेड है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, ये तो M2 में एडेड है। एंड हमारे M4 के फॉर्मूले में क्या आता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। इस चीज़ को समझे आप लोग, डबल काउंटिंग तब होगी जब एक चीज़ को हम लोग दो बार गिनेंगे। यहाँ तो M4 में M3 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, M3 में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आता ही नहीं है, वो तो F2 में आता। तो हमने 7023 में 1200 ऐड कर दिया, दैट मीन्स ये कितना हो गया 8223 करोड़। सो करेक्ट आंसर विल बी 8223 CR अगर हमें M4 कैलकुलेट करना। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 8223 8223 करोड़। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये हमारा 20वां क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे आपके सामने एक कहानी है
इस कहानी से हमने क्वेश्चन निकाला है कि राधा एंड मीरा आर लिविंग इन अ बार्टर इकोनॉमी। राधा और मीरा दो लड़कियों के नाम है एंड ये बार्टर इकोनॉमी में रह रही है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में रह रही है। राधा के पास एक एलिफेंट, एक हाथी है उनके पास, एंड उनको 10 किलो घी चाहिए। मीरा के पास 10 किलो घी है और उनको हाथी भी चाहिए, बट राधा इज रिलक्टेंट, राधा अनिच्छुक है इस डील में जाने को, क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 किलो घी के लिए हाथी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा एक घाटे का सौदा होगा उनके लिए। 10 किलो घी एक हाथी से कहीं भी कंपेरेबल नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरत भी है 10 किलो घी की, तो अनफॉर्चुनेटली इनको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो डबल कोइंसिडेंस मिलने वाला नहीं है उनको आसानी से। तो यहाँ पे कौन सा लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम को हाईलाइट किया, क्योंकि इस कमी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, प्रकाशित किया गया है कि यहाँ पे अगर राधा अनिच्छुक है अपने हाथी को एक्सचेंज करने के लिए 10 किलो घी के हेतु, तो किस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, किस चीज़ पे प्रकाश डाला गया? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, नन ऑफ द अबव। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से किसी भी लिमिटेशन पे प्रकाश नहीं डाला गया, तो आप ऑप्शन डी को अपना आंसर चुनें। 10 किलो घी एक हाथी के लिए एक्सचेंज करने को राधा तैयार नहीं है, एंड मीरा तो तैयार है। मीरा के लिए तो फायदे का ही सौदा है। 10 किलो घी के बदले उसे एक बहुत बड़ा हाथी मिलेगा, विच कैन सर्व फॉर मल्टीपल यूटिलिटी, जो अलग अलग पर्पसेस, अलग अलग उद्देश्यों के लिए उनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए उनकी सहायता कर सकता है। सो दिस इज द सिनेरियो। इन चारों में से कौन सा जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है? सो यहाँ पे किस लिए राधा इच्छुक है? क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 किलो घी के बदले एक हाथी देना सही नहीं होगा। यहीं पे 10 किलो घी के बदले अगर 50 किलो अनाज होता, तो अनाज को हम लोग डिवाइड कर सकते थे। 50 किलो राइस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2-2 किलो के 25 बोरे में, ठीक है, या 10-10 किलो के 5 बोरिए में। लेकिन हाथी को तो काट नहीं सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल गुड्स है। इंडिविजुअल गुड्स में जब हम इंडिविजुअल गुड को डिविजिबल गुड के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो हमेशा ही एक पार्टी को सफ़र करना पड़ता है। यहीं पे अगर घोड़ा होता, यहीं पे अगर घर होता या मोटरसाइकिल होता, तो भी यही केस था। एक मोटरसाइकिल को 10 किलो घी के बदले एक्सचेंज करना इज़ नॉट अ डील टू गो थ्रू, लेकिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, एंड जो दूसरी पार्टी है उसको सफ़र करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल गुड्स लिए हुए हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता कि इंजन अलग बेच दूँ, हेडलाइट अलग बेच दूँ, या एक्सलेटर अलग बेच दूँ। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। एंड इसीलिए राधा जो है, चूँकि एलिफेंट को तो काट नहीं सकती, काटेंगे तो यूटिलिटी इसकी खराब हो जाएगी, तो मर जाएगा, एंड 10 किलो घी के बदले उसको उसके एक्सचेंज करना भी उनको गंवारा गुजर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उनको कमोडिटी टू कमोडिटी ही एक्सचेंज करना है, या अपने वांट्स के लिए उनको वेट करना पड़ेगा। दिस विल लीड इनटू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द सर्च कॉस्ट, एंड द डिसयूटिलिटी ऑफ हर गुड्स। सो दैट इज अ सिनेरियो। यहाँ पे विभाज्यता का अभाव, जो कमी है, उसको दर्शाया गया है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम को दर्शाया गया। होप कि आपने सारे सवालों को अटेम्प्ट किया होगा, एंड बहुत अच्छा लगा आप सब लोग इतने देर तक यहाँ पे रहे एंड अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। हमने कोशिश की कि पहले सेशन में हम लोग आसान क्वेश्चंस को रखें, एंड उसके बाद आने वाले सेशंस में इसको थोड़ा सा हम लोग गियर अप करते जाएं, इसके लेवल को थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जाएं, ताकि लोगों की जो अटेम्प्टिंग एपेटाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। वी पुट अमेजिंग कंटेंट, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, सोशियोलॉजी शुरू करने वाले हैं, तो इट विल बी ग्रेटली बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।